गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप उसकी हेल्प से वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हमें जरूरत है एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम करते आ रहे हैं। ठीक है, उसी की हेल्प से आज भी हम समझेंगे, वो है सोडियम का केस। ठीक है जी, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ये हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ा होता है इसके न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब अगर हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां से एक एनर्जी इसको दे दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तब तक अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर नहीं आएगा जब तक जो आपकी जो एनर्जी है इसकी वैल्यू इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, अब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हमने एक नाम दे रखा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है उसको हमने बोल दिया आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जो अगर कभी भी आपको ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इक्वल एनर्जी दे देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है? दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगी? वहां पे बैलेंस हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाहर निकालने के लिए आपको स्लाइटली ग्रेटर देन फोर्स देनी पड़ेगी, किसको? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को। ठीक है जी, एक छोटा सा केस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, हमने क्या कर दिया? एक एनर्जी ई इसको क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सोडियम आयन में। और आयन कैसा है? कैटायन है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करना है? हमने रिमूव करना है। ठीक है, अब बोल रहे विच रिलेशनशिप इज करेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आपके पास जो एडिशनल आप एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं होती तब तक आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो है साइज। ठीक है, जितना साइज बढ़ता चला जाएगा उतना क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि किसके ऊपर लग रही है? आपके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ती चली जाएगी तो आप एक छोटा सा अमाउंट ही एनर्जी का उसको प्रोवाइड करोगे उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि एज द साइज इंक्रीजेस तो आपके पास क्या डिक्रीज करेगी? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास साइज में क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशनशिप। साइज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और ये जनरली हमने कंसेप्ट कब अप्लाई करना होता है? इन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते जाओगे तो आपके पास क्या है? साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज अगर इंक्रीज करेगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है? हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? साइज
इंक्रीजेस। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीजेस। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्रुप में एक्सेप्शन कहां पे आ जाती है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है बोरॉन फैमिली में, और दूसरी हमारे पास एक्सेप्शन कहां पे आ जाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जनरली आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, 5D का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू 4D। ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया था, क्या था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसीलिए जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये किसमें बनेगा हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कोई भी एक एग्जांपल आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ठीक है, तो अगर कभी आपने इनको अरेंज करना है तो आप इनको इस तरह से अरेंज करोगे। ये आपका ऑर्डर किसका बन गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन गया। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली में क्या होता है, गैलियम का साइज क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। रीजन मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, या डी सबशेल। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास थैलियम का साइज इंडियम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर से आप बोल सकते हो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल और एफ सबशेल। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आपने इनको क्या कर देना है, अरेंज कर लेना है। तो पहले हमने इसका साइज का ऑर्डर लिखा। ठीक है, अगर आप साइज का ऑर्डर बनाओगे तो साइज का ऑर्डर आपने कैसे बनाना है वो चीज आप ध्यान से देखिए। ठीक है, साइज का ऑर्डर मैं बना रहा हूं। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब क्या है, इनिशियली आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पे फिर आपका इंडियम का साइज किससे बड़ा होता है, गैलियम से, और इंडियम एंड थैलियम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल। ये आपका साइज ऑर्डर आ गया। किसका ऑर्डर आ गया, साइज ऑर्डर। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या बन जाएगा आपके पास, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास है वो कौन सा फैक्टर है, वो है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, ऑल्सो इंक्रीजेस। रीजन क्या है कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से इंक्रीज करती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी आती है। ठीक है, एक्सेप्शंस कौन कौन सी है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया है कि लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो जनरली आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आपकी किस पे आ जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे आ जाती है। तो वहां पे एक चीज ढूंढना, अगर वहां पे जनरली लिख रखा है, ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट को मार्क करना। अगर रेगुलरली लिख रहा है इसका मतलब आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, रेगुलरली का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, लेकिन इसमें तो एक्सेप्शन लग रही है। यहां पे क्या है बेटे, 3p3 की क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन np4। रीजन क्या है, np3 क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। p में टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स, और 3 ऑर्बिटल्स में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कहां चला जाएगा, फिर वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। या फिर दूसरी तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हो कि जो np4 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कहां चला जा रहा है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर रहा है, इसलिए उसकी आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू np3। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, ns2 की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू np1। इसका रीजन क्या है कि s में क्या, ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s सबशेल भी आप कह सकते हो। अदरवाइज इसका एक और है
कि आपके पास s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप क्या कर दोगे उसको, वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा वो, ठीक है, इनकम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। तो उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है क्योंकि उसका ड्यूप्लेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। जबकि np1 में आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ns2 की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, एक छोटी सी एक्सेप्शंस हैं जिनको आपने अप्लाई करना है जब भी कभी आपको ऑर्डर में अरेंज करने को आए स्पीशीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास np3 का एक एग्जांपल है, देखो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किससे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से, ठीक है जी। और दूसरा किसका होगा, फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से, ठीक है। अब सेकंड के ऊपर आ जाइए, ठीक है। बेरिलियम का क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, बोरॉन से। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शंस आपकी तभी अप्लाई होगी जब उनके बीच में एटॉमिक नंबर डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। अगर आपको सीधा पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को आप सिलिकॉन से कंपेयर कर रहे हो तो आपने ये ड्यूप्लेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन क्या है वो लिख लेना, जब आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस क्या है, 1 है, तो ही आप इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो। अब एक छोटा सा ऑर्डर बना लेते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। नियॉन तो नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस से तो वो तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगी क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। अब आपने क्या कर लेना है, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूं, आपने इसको कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपका एरर बिल्कुल भी ना हो क्वेश्चन में। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेनी है, जैसे इसकी होती है 2s1, ठीक है, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6, ठीक है। अब यहां से अप्लाई कर लीजिए दोनों केसेस, ठीक है, कि आपके पास ये कहां पे चेंज हो जाएगा, बोरॉन की क्या हो जाएगी, कम, किससे, बेरिलियम से, ठीक है। और ऑक्सीजन की किससे कम हो जाएगी, नाइट्रोजन से। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सबसे कम लिथियम की, फिर उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा नियॉन की, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि वो नोबल गैस है। अगर आपने वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट किसका देना पड़ेगा, एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या थे, 2 फैक्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टर, ठीक है। और मैंने साथ में आपको एक चीज पहले भी बता रखी है, इफेक्ट जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, ठीक है जी। अब एक छोटा सा हम केस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास, O-2, O-1, O+1, +1, +2, ठीक है। अब ये कैसी स्पीशीज है, ये हमारे पास चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। चार्ज स्पीशीज में हमने क्या करना है वो चीज आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आपको कंसेप्ट कौन सा करना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। जैसे जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा आपके पास, ये कुछ ऑर्डर इस तरह से बनेगा। ये आपके लिए ये क्या था, ये हमारे पास एक एग्जांपल था फॉर चार्ज स्पीशीज। अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हमारे पास एग्जांपल कौन सा है, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने इनको अरेंज करना है,
ठीक है, तो इसमें भी आपने सिंपली वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम कंसेप्ट अप्लाई करोगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन गया। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट में आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, वो है अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड फ्लोरीन। अगर कभी सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, लेकिन कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, स्पीशीज को उनके ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्या कर लो, अरेंज कर लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा मेंबर कौन है, सल्फर। ठीक है, और फ्लोरीन फैमिली का क्लोरीन। ठीक है, तो आपने पहले इनके बीच में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है कि सेम ग्रुप में अगर आप जा रहे हो तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, साइज। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। ठीक है जी, मतलब ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा सल्फर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से। अब वैसे ही आपके पास क्या, फ्लोरीन एंड क्लोरीन सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, क्लोरीन का साइज होता है बड़ा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोरीन की डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपके पास कैसे, सेम पीरियड के मेंबर है, तो अलोंग द पीरियड आपके पास क्या करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन एंड सल्फर में हो जाएगा, तो अब आप इजिली इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसको अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन के बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन और सबसे कम सल्फर। ठीक है, ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन गया। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इसमें भी आपने सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम पीरियड के मेंबर है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, आपका NP3 है, ये NP4 है। NP3 का क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन NP4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये साइन बन जाएगा। फिर फास्फोरस एंड सल्फर फिर से आपके पास सेम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 3p3 और ये क्या है, 3p4। ठीक है, तो आपके पास हाफ फिल्ड स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपके पास क्या होगा, फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा सल्फर से। ठीक है जी, अब इसको अरेंज कर लीजिए। ग्रुप में तो आपको पता है, ग्रुप में तो सेम रहेगा। ठीक है, फास्फोरस का क्या होगा, कम होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन का कम होगा सल्फर से। क्यों, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हमने इनको अरेंज कर लेना है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद फास्फोरस का, और सबसे कम सल्फर का। ये आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बना लिया। ठीक है, अगर कभी भी आपको ये चीजें बनाने को आए तो प्लीज आप इनको ऐसे ही बनाएं। हर एक कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको गलत कर लोगे। जो क्वेश्चंस है, जो रैंक डिसाइड आपके क्वेश्चन, जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके कुछ इस तरह से ही जम्बल्ड होंगे। ठीक है, उसमें आपको एक टाइम पे दो कंसेप्ट एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अपने जो जो मैंने आपको चीजें पहले बता रखी है फैक्टर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड है। ठीक है, थर्ड में क्या है, पोटेशियम एंड कॉपर। ठीक है, पोटेशियम और कॉपर में एक चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी किसकी ज्यादा होती है, कॉपर की। किससे, पोटेशियम से। क्लियर, क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या कहां चला जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है, अब सेकंड आपके पास आता है क्वेश्चन, अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए K पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है,
क्योंकि K पॉजिटिव ऑलरेडी आपकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर चुका है। अब अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का उसको देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ K पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन Cu पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। कई बार ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाता है इस तरह से, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लेता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट तो पोटेशियम की क्या होगी, पोटेशियम की ये आपकी IP1 लगती है K पॉजिटिव करने के लिए। अब K पॉजिटिव से K2 पॉजिटिव करना है तो IP2 लगेगी। ठीक है, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दी सेकंड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो दूसरे वाला जो आपने क्या करना है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर आपने वहां से निकालना है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2। ठीक है, तो अब सेकंड ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाइए K पॉजिटिव एंड कॉपर का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड अगर आपने बनाना है तो सेकंड में पहले आप ये बना लेना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लो। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 3p6। ठीक है, तो अब आपको खुद से पता चल गया कि ये कहां चला गया है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में चला गया है। अब अगर वहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा एनर्जी का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो किस पे ऊपर है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ देयर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक ट्रिक है जिसको आपने अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि एरर आपका कम हो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। आपने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निकालनी है। ठीक है, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब आपको सेकंड से तो पता चल ही गया होगा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से आपने एक निकाला तो आपका नाइट्रोजन पॉजिटिव बना, फिर आपने ऑक्सीजन से निकाला, ऑक्सीजन पॉजिटिव बना, फिर आपने फास्फोरस से निकाला तो फास्फोरस पॉजिटिव बना। ठीक है, सल्फर से निकाला तो सल्फर पॉजिटिव बना। ये आपके पास क्या है, IP1 सभी का। ठीक है, अब आपने इसका ऑर्डर निकालना है, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, P2 पॉजिटिव एंड S2 पॉजिटिव। आपको इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे निकालिए। अब हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपका एरर नहीं होगा क्वेश्चन में। आपने क्या कर लेना, पहले इसको इस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसकी क्या कर लेनी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के, ये पहले किसमें था, Np3, या फिर Np की जगह आप 2p3 लिख लो, 2p4, 3p3, 3p4। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख लो, 2p2, 2p3, 3p2, 3p3। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अगर आप निकाल रहे हो तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब आपके पास Np3 है, Np3 हाफ फेड स्टेबल है। इसका मतलब ऑक्सीजन से आपने अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का। ठीक है जी, अब फास्फोरस और सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो कहां पे चला गया, हाफ फेड स्टेबल में चला गया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने वहां से निकालना है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा एनर्जी का। ठीक है, तो फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, सल्फर की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी आपके पास, फास्फोरस की। तो ये आपका ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो सबसे इजी वे यही है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद उनको ब्रेक कर लेना पहले। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। अब अगर वहां से आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एरर के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप इस मेथड से निकालिए, इजी मेथड है, देख के निकालोगे और एरर आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने स्पीशीज को अरेंज कर दिया। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, कभी भी आपको निकालने को आए तो प्लीज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ही निकालिए, ये मेथड यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी दो मेन एप्लीकेशंस है। सबसे पहले क्या है, रिएक्टिविटी। ठीक है, अब जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो हम इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। अब जितनी जल्दी हम वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे उतना ज्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है जी, अब टॉप टू बॉटम क्या है, आपका साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है आपके पास साइज एंड रिएक्टिविटी में। ठीक है, साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और आपके पास क्या है, रिएक्टिविटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर बन गया, किसका, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन गया। अब सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे निकालते हैं हम, ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जंप क्या है, जब आपके पास दो आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको आप क्या कहते हो, मतलब पहले वाले के रिस्पेक्ट में 10 to 15 टाइम आपका क्या होगा, ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, तो उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक जंप। अब आपने यहां से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक जंप की हेल्प से निकालना है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सोडियम का हमने एक एग्जांपल ले लिया। सोडियम में हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Na पॉजिटिव में चला गया, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था इसका वो क्या था, Ip1। ठीक है, अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। ठीक है, Na2 पॉजिटिव में इसको लेके जाना है, तो आपका क्या हो गया, वो Ip2। अब Ip2 की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी है, 10 to 15 टाइम क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किससे, आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 से। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक जंप आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है दो एनर्जीज के बीच में। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक जंप। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक जंप आता है उससे पहले वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उस एलिमेंट की क्या होती है, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए आपका जो जंप आ रहा है Ip2 में आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है जंप, तो हमने क्या कर लेना है, आपकी सोडियम की क्या होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, इसीलिए आपका जो सोडियम है +1 शो करता है। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेता है। अब वैसे ही आपके पास एक एल्यूमिनियम का हम केस ले लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Al पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल Ip1। ठीक है, फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Al2 पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2। अब आपने फिर से तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका निकाल लिया। ठीक है, फिर आपके पास क्या बन गया, Al+3 Ip3। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, यहां से जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, आपका बनेगा Al4 पॉजिटिव, Ip4। जो आपके पास Ip4 है वो कितना आ जाएगा, अगेन वहां पे क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा Ip3 और Ip4 के बीच में। मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या आ रहा है, एक गैप आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक जंप आ रहा है। तो आपके पास एल्यूमिनियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बैलेंस होगी, +3। ठीक है जी, इसीलिए Al क्या करता है, +3 शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको
आई होप समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए ताकि आपको हमारे लाइव डाउट सेशन की क्लास का शेड्यूल मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।